दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल पहला राज्य था जिसने सीबीआई के अधिकारियों को अपने राज्य में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद इस देश के 11 राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर भी सीबीआई के अधिकारी ना कोई छापा मार सकते हैं, ना वो अधिकारी उस राज्य में किसी तरीके की छानबीन कर सकते हैं, जबकि वो सेंट्रल एजेंसी है। लेकिन बावजूद इसके राज्यों ने रोक यह कहकर लगा दी कि दरअसल सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। और ध्यान दीजिए, उसी के बाद ईडी की एंट्री हो गई। ईडी पर किसी राज्य की तरफ से रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन आरोप और सुप्रीम कोर्ट में रखे गए फैक्ट्स ये बताने के लिए काफी थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये कहने के लिए काफी थी कि ईडी का प्रयोग राजनीतिक तौर पर हो रहा है। और बाकायदा सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि केंद्र सरकार या ईडी अपने तौर पर राजनीतिक वजहों से छापे नहीं मारे और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े जो भी लोग समाज के भीतर है उनको किसी भी तरीके से परेशान ना करें। ये तमाम सवाल दरअसल उस शुरुआत की जड़ है जिसके दायरे में भारत की राजनीति चुनाव तक पहुंचती है। और चुनाव के बीच में जब ऐसी परिस्थितियां उफन कर सामने आ जाए कि अब इस देश के उन अधिकारियों को बीजेपी के जरिए इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर जो लिस्ट मांगता है वो केंद्र सरकार से मांगता है और केंद्र सरकार जो लिस्ट देती है कि आप इनकी नियुक्ति चुनाव के वक्त बतौर ऑब्जर्वर कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में वो अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, वो आईपीएस हो, वो आईआरएस हो, ये तीनों केंद्र सरकार के अधीन है। तीनों को यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। तीनों की भर्ती उसी लिहाज से होती है। जिले में कौन एसपी होगा, कौन कलेक्टर होगा, कौन आईआरएस अधिकारी कहां पर नियुक्त होगा, इस दौर में ये बातें खुलकर उभर कर सामने आई है कि दरअसल इस बीजेपी के सरकार के दौर में क्या केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका इस देश की नौकरशाही को भी अपने अनुरूप ढालने की हो गई। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। किस अधिकारी का प्रमोशन कहां, उसकी नियुक्ति कैसे, उस नियुक्ति के बाद उसका काम कैसे, और इस प्रक्रिया में बात होते होते चुनाव आयोग तक पहुंच गई। और इसीलिए यह सवाल उठा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर केंद्र सरकार ही करेगी तो फिर केंद्र सरकार के किसी भी गड़बड़ी पर कोई सवाल चुनाव आयोग कैसे कर सकता है। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट में ही आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इसीलिए नियुक्ति को लेकर जो 3 पैनल बनाए थे उसमें किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब होगी तो उसमें देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के जरिए जो कानून बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर हो गए और उसके बाद यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष का नेता, बहुमत जिसके पक्ष में होगा वही व्यक्ति की नियुक्ति होगी। और कमोवेश वो सीबीआई हो, वो ईडी हो, वो सीवीसी हो, वो सीआईसी हो, वह इलेक्शन कमिश्नर ही क्यों ना हो। दरअसल यह एक भूमिका है मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है और पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी तादाद में किन किन राज्यों से किस किस आईपीएस की नियुक्ति की गई कि आप ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात रहिए। इससे पहले अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी राज्य में इतने आईपीएस, इतने आईएएस और इतने आईआरएस की नियुक्ति हुई नहीं। आईआरएस का काम होता है एक्सपेंडिचर पर नजर रखना। एक जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर आईएएस की मौजूदगी होती है और उसके साथ आईपीएस जो पुलिस ऑब्जर्वर होता है उसकी नियुक्ति होती है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जाकर एक उम्मीदवार को लेकर जिस धमकी भरे अंदाज में अपनी बात को कहा और उसके बाद जिस तरीके से वह घर घर जाकर पूछताछ करते हुए नजर आए, उसके खिलाफ राजनीतिक तौर पर और शायद घरों के भीतर से भी आवाज उठने लगी। यह कैसी प्रक्रिया है। यहां 2 बातें और साफ होनी चाहिए। दिल्ली हो, लखनऊ हो, पटना हो, कोलकाता हो या इस देश के हर राज्य की राजधानी हो जो शहरी मिजाज को जीते हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों को देखें तो संघर्ष और वहां की जिंदगी की जद्दोजहद जिन परिस्थितियों को जीती है और जिंदगी को जीते हुए राजनीति से ही आस लेती है, उसकी उम्मीद और भरोसा राजनीतिक दल और उसके नेताओं पर इसलिए होता है क्योंकि पूरा सिस्टम पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है और पॉलिटिशियंस के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में पूरा बंगाल है। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। इससे पहले ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य या सीपीएम की सरकार का जिक्र करें या पुराने दौर में आप चले जाइए तो सिद्धार्थ शंकर रे का जिक्र कर लीजिए। लेकिन उसको केंद्रीय स्तर पर लागू किस रूप में कैसे होते चले गए बीते 10 वर्षों के भीतर जो नजारा खुलकर आया उसमें बहुत साफ था। जो अधिकारी बीजेपी या संघ विचारधारा के करीब होगा
वो धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी की रफ्तार के साथ कैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। और नौकरशाही ही क्यों, यूनिवर्सिटीज के वीसी देख लीजिए, तमाम उस जगह पे कोई भी अगर सीनियर मोस्ट, वो चाहे पब्लिक सेक्टर के भीतर ही कोई अधिकारी को प्रमोशन दिया जाए, ये एक प्रोसेस रहा। लेकिन अभी सवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आज हम कर रहे हैं। अब यहां पर एक दूसरी हकीकत देखिए कि कमोवेश दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 142 में से 123 सीटों पर पिछली बार टीएमसी जीती थी। यानी एक मैसेज बहुत साफ है, अगर पुरानी परिस्थितियां हैं तो बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। पुरानी स्थिति अगर एक झटके में बदल चुकी है, कोई एक नया मॉडल इस दौर में बीजेपी केंद्र के स्तर पर या अपने किसी दूसरे राज्य की सत्ता के हिसाब से वहां पर कोई नया मॉडल रख पाई हो, तो शायद उसको बताने के लिए काफी होगा कि हमारे पास यह मॉडल है डेवलपमेंट का। बिहार में नीतीश कुमार हट गए, उत्तर प्रदेश की पहचान बुलडोजर के तौर पर होती चली गई, मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला के तौर पर जो संघ का था उस दिशा में आगे बढ़ा, गुजरात कमोवेश एक नेक्सस के तौर पर चीजों को डेवलप करता चला गया। महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो बड़े वे में पॉलिटिकल प्रयोग इलेक्शन कमीशन के जरिए किया गया वह निशाने पर आ गया। हरियाणा के भीतर की परिस्थितियों को परखे, यानी हर उस राज्य में देखते चले जाइए तो कोई इकोनॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें बंगाल के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो वहां पर रोजगार है, खेती खलियानी से जुड़े हुए लोग हैं, जितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर हैं, जिस स्थिति में वहां के लोगों का जिंदगी और जीवन है, उसमें संघर्ष एकमात्र हिस्सा है। हम एक शुरू में एक नजारा आपको पहले दिखाना चाहते हैं, उसके बाद उन तथ्यों पर आएंगे जो तथ्य ये बतलाते हैं कि कैसे देश भर से चुन चुनकर आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया बतौर पर्यवेक्षक, और क्या वो आईपीएस अधिकारी बीजेपी के करीब के हैं, बीजेपी शासित राज्यों के ही हैं। तो हां, वो बीजेपी शासित राज्यों के ही हैं। वो चाहे भुवनेश्वर हो, यानी कहें उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। लेकिन एक तस्वीर इसलिए दिखलाना चाहते हैं कि बकायदा जिस अधिकारी के खिलाफ गुस्सा लोगों के भीतर बन जाए, ये जानते समझते हुए कल वोटिंग होनी है। सब कुछ, और उनके बदन पे कपड़े देखिए, उनके चेहरों को पढ़िए और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर चुनाव और राजनीति जब जिंदगी से जुड़ी हुई होती है और कोई अगर अनुशासन का पाठ धमकी देकर बताने की स्थिति में खड़ा हो जाता है तो टकराव की परिस्थिति क्या हो सकती है। एक नजारा देखिए जरा, ये फाल्टा का इलाका है। फाल्टा का इलाके का मतलब बहुत साफ है, जो दक्षिणी 24 परगना है, जहां पर डायमंड हार्बर भी आता है और फाल्टा भी आता है, उस जगह पर एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े लोगों का हुजूम देख तो लीजिए विरोध की यह तस्वीर। दरअसल कल जो वोटिंग होनी है उसमें कोलकाता भी है, हावड़ा भी है, उसमें 24 परगना भी है। लेकिन एक क्षण के लिए एक लिस्ट को जरा समझने की कोशिश कर लीजिए शुरू में ही, क्योंकि कोलकाता नॉर्थ में 7 सीटें हैं, वहां पर 3 बाहरी आईपीएस की नियुक्ति हुई बतौर ऑब्जर्वर। 7 जनरल ऑब्जर्वर उससे हटकर हैं, जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं 4 वो उससे हटकर हैं। 3 पुलिस कर्मियों का हम जिक्र सिर्फ कर रहे हैं। यहां पर कोलकाता साउथ में 4 सीट है, वहां पर भी 3 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी, जो आईपीएस हैं उनकी मौजूदगी वहां पर बतौर पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर हुई। जो हावड़ा है उसमें लगभग 15 सीटें हैं, वहां पर 5 आईपीएस की नियुक्ति हुई पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर। वो राकेश कुमार हो, वो संतेश कुमार हो, वो प्रहलाद हो, नामों का जिक्र जरूरी नहीं है आज सिर्फ समझिए कि पुलिस अधिकारी जो दूसरे राज्यों से बंगाल में पहुंचे हैं बतौर पुलिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का काम जिस रूप में होता है वो वहां पर मौजूद एसपी को लेकर अपने साथ चलता, और एसपी तमाम रिपोर्ट्स उनको फाइल करता है, ऑब्जर्वर निर्देश देता है। यानी एसपी ही उस वोटर या जनता से सीधा संवाद बनाता है, ऑब्जर्वर तो एक ऑब्जर्व करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार भी कर रहा होता है, जो उसको इलेक्शन कमीशन को देनी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसे दूसरे राज्य से बुलाकर वहां ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। इसी तरीके से हुगली में 16 सीटें हैं, वहां पर भी 5 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, वहां पर 13 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, वहां पर 3
पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, 8 जनरल किए गए। और इसी तरीके से कमोवेश हर जगह जब हम साउथ 24 परगना का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें सबसे विवादास्पद तौर पे जिस आईपीएस का नाम निकल कर आया, दरअसल यहां पे जो 3 आईपीएस नियुक्त है उसमें हरकिशोर राय हैं, अंकुर जैन है और तीसरे हैं अजय पाल शर्मा। इसी तरीके से अगर आप उसके बाद चले जाइएगा, जैसे भागरा हाट पूर्व है और भागरा हाट पश्चिम है, यहां पर भी बड़ी तादाद में मौजूदगी, जो कि एक लिहाज से डायमंड हार्बर, भागरा हाट पूर्व और भागरा हाट पश्चिम ये तीनों साउथ 24 परगना के तहत आता है। और इन पर खास नजर, जो यहां पर इससे पहले हरिलाल चौहान थे उनको हटाया गया, उनकी जगह परमार समित पुरुषोत्तम दास को लाया गया और उनके ऊपर अजय पाल शर्मा की मौजूदगी। इसी तरीके से नादिया में 17 सीटें हैं तो वहां 4 आईपीएस की नियुक्ति हुई बतौर ऑब्जर्वर। लेकिन यह मामला सामने क्यों आ गया? क्योंकि ऑब्जर्वर एसपी या इंस्पेक्टर की तर्ज पर काम कर रहा है और जो साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर है वहां पर 3 वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। जो आईपीएस थे वहां पर, उसकी पूरी फाइल होम मिनिस्ट्री के पास चली गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी। इलेक्शन सिर्फ चुनाव जीतना भर नहीं है और उस प्रोसेस को अब अपने हाथ में लेने के लिए जो मैसेज और जो पर्सपेक्टिव के साथ जो नैरेटिव क्रिएट करना है, उसमें अब यह भी मैसेज है कि पूरी नौकरशाही अगर हमारे साथ है, इस देश के अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति हजारों की तादाद में अगर हम राज्य में चुनाव कराने के लिए कर सकते हैं, तो फिर स्टेट पुलिस का कोई मतलब बचा नहीं। और स्टेट पुलिस चूंकि राज्य की सत्ता के अधीन है तो केंद्र ने माना कि वो राज्य के सत्ता के इशारे पर चलती है और राज्य ने माना कि जब अर्धसैनिक बल आएंगे तो वो केंद्र के इशारे पर चलेंगे। और उसमें भी जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से डेरा डंकर डालकर कल के वोटिंग तक पर पैनी नजर रखे हुए होंगे, तो इसके मतलब मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जो संवाद है, जो तरीके हैं, विरोध तो आपने देख लिया, वो विरोध की वजह ये तरीका। जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। होगा ना आने वाले कह रही है, नहीं यहाँ पे 14 लोग यहाँ पे तमाशा क्या है? कायदे से इलाज होगा, ये आईपीएस अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद दक्षिण 24 परगना में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब यहां पर 2 सवाल कहीं बड़े हो गए। पहली बात, इलेक्शन कमीशन के जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत ऑब्जर्वर की भूमिका, और दूसरी तरफ अगर राज्य की पुलिस पूरे तरीके से राज्य की सत्ता के हिसाब से चलती है तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास यह पावर नहीं होना चाहिए कि पूरी राज्य की पुलिस को ही एक झटके में हटा डाले या फिर इलेक्शन तक सबको सस्पेंड कर दे, कोई काम नहीं करेगा, और दूसरे राज्यों के अधिकारियों को वहां भेज दे? और इन दोनों सवालों से जुड़ी हुई परिस्थिति है। और देश के भीतर अगर जो 69 आईपीएस की मौजूदगी है वो बीजेपी शासित राज्यों से ही पहुंचे हैं, वो महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, वो उड़ीसा है, वो मध्य प्रदेश है, वो दक्षिणी राज्य में से भी आए हैं। और ये मैसेजेस हम सिर्फ इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इन आईपीएस की अपनी महत्ता और अपनी मौजूदगी उनके अपने कैरियर के लिए एक ऐसे चुनाव में, जिस चुनाव में सब कुछ बीजेपी दांव पर लगा चुकी हो और मोदी और शाह की जोड़ी उस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हो। अब आप कल्पना कीजिए, जो भी अधिकारी मोदी शाह की नजर में इस चुनाव में चढ़ गया उसका प्रमोशन तो तय है, या फिर वह आने वाले वक्त में किस तरीके से स्टेट के लिए काम कार्य हो सकता है, यानी काम के अनुकूल हो सकता है। यह एक मैसेज है। यह मैसेज ठीक वैसा ही है जैसे पहली बार इस देश के भीतर ईडी के चेयरमैन को 3-4 बार एक्सटेंशन दिए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्या दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, वो शख्स प्रधानमंत्री की टीम में शामिल है। इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन जब पार्लियामेंट के भीतर से कानून बन गए, और पार्लियामेंट के भीतर से कानून बनने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से आप अपने विधेयक को पास करा लीजिए। अब लोकसभा और राज्यसभा में आपकी संख्या बहुमत वाली होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से राज्य कौन सी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे और वो पॉलिसी कैसे
किसके अनुकूल होगी और वो व्यक्ति सत्ता के अनुकूल कैसे होगा, यह एक नया मिजाज हो गया। यानी नेक्सस कल तक लगता था कि छुपा हुआ है, लेकिन अब नेक्सस का विस्तार सिर्फ कॉरपोरेट तक नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कौन कॉरपोरेट साथ में खड़ा है, बल्कि वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के भीतर बैठे हुए जो पूरे लोगों की कतार है, वो खुले तौर पर इसका ऐलान करती है कि हम सत्ता के लिए हैं, सत्ता हमारा ध्यान रखे, और उसके बाद चीजें कुछ बचेंगी नहीं। स्टेट लेवल पर भी यह होता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी स्टेट के भीतर अब अगर बीजेपी जीत नहीं पा रही है और अब उसे लगता है कि इस स्टेट को जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव जीतने का मतलब होता है कि आपने जो भी गलत काम किए होंगे उस पर जनता की मोहर लग गई, वो सभी सही काम थे। इसीलिए 4 मई को परिणाम या जनादेश का एक महत्व होगा। वो महत्व दिल्ली की राजनीतिक सत्ता के भीतर बेचैनी भी पैदा कर सकता है, उसको राहत भी दे सकता है। वो जनादेश ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर पर एक अंधेरा भी ला सकता है और टीएमसी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल भी खड़ा कर सकता है। वो इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने नतमस्तक होते इंस्टीट्यूशंस के बाद अधिकारियों की एक लंबी कतार भी देख सकता है। वो जनादेश चाहेगा तो इस दौर के भीतर जनता की उस ताकत को भी देख सकता है कि कोई खड़ा तो हो गया। अब ये एक ऐसी लकीर है जिस लकीर के दायरे में जो सब कुछ हो रहा है, जनता वोटिंग से एक दिन पहले सड़क पर, ऑब्जर्वर बतौर थानेदार की तर्ज पर पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो वेस्ट बंगाल के मनोज कुमार अग्रवाल हैं, उनके सामने जब माइक रखा जाता है तो 3 बातें कहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है बूथ उनके पूरे कंट्रोल में है, जो सीसीटीवी है और जो बनाया गया है निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, उसको पूरे तरीके से अपने हिस्से में अर्धसैनिक बलों ने ले लिया है। यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स की निगरानी में ही यह पूरा चुनाव हो रहा है। खुद उनकी बात सुनिए। We have made all the preparations for a violence-free election. Everything is in place. All the security forces have been placed. Personnel have been trained. DCRC work is over. Polling personnel have reached the polling stations. CAPF has reached the polling stations. CAPF reached in the morning itself. They went around the local area also. CAPF has taken control of the booth. Forces are there on the way outside. Senior officers are moving around. CCTV cameras have been in place. They have been tested. Control room things have been tested. Everything is in place. तो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर चुनाव अगर हो रहा है तो उसमें चेहरे मायने रखते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के भीतर बीजेपी के कार्यकर्ता हों, उनके नेता हों जो कल तक टीएमसी में थे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, वहां से निकल कर आ गए, सबको हिम्मत और ताकत देती है। और यह ताकत और हिम्मत जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार इस देश के इंस्टीट्यूशंस को चलाने को लेकर है और उन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले अधिकारी अपने कैरियर को भी देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आंख का तारा तो हम बन ही जाएं। इसीलिए वो उस जगह से इस तर्ज पर निकलते और दिखाई देते हैं जहां पर हर अधिकारी राज्य में चाहता है कि सीएम की नजर में आ जाएं, हर केंद्रीय स्तर का अधिकारी चाहता है कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की नजर में आ जाएं। अब इस मैसेज के दायरे में पश्चिम बंगाल में कल जहां वोटिंग होनी है उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी मायने रखती है। कोलकाता साउथ में भवानीपुर है, जहां पर 3 आईपीएस की मौजूदगी है, आनंद कुमार, अखिलेश कुमार सिंह और सत्यप्रकाश, और दूसरी तरफ डायमंड हार्बर, जो कि अभिषेक बनर्जी वहीं से सांसद चुनकर आए, तो उनके हिसाब से उनकी राजनीतिक पहुंच और पकड़ तो तभी साबित होगी जब साउथ 24 परगना की कमोवेश हर सीट पर टीएमसी जीत जाए, जो पिछली बार जीती थी। इसी तरीके से कोलकाता साउथ में भी सभी सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। और इन्हीं दोनों जगह पर नजर खासतौर पर है, क्योंकि चेहरे को अगर हरा दिया जाए तो फिर राजनीतिक दल के लिए मुश्किल होती है और क्षेत्रीय दल यानी रिजदल दलों के सामने तो यह संकट रहता है। इसीलिए स्पेशल प्लानिंग के साथ भवानीपुर, जहां बीजेपी का चेहरा और टीएमसी का चेहरा आपस में टकरा रहे हैं, 24 परगना दक्षिण, जो कि एक लिहाज से डायमंड हार्बर जिसका हमने जिक्र किया और फाल्टा का जिक्र हो ही रहा है, उस प्रक्रिया में भी वहां पर भी एक चेहरा है टीएमसी का। तो राजनीति साधने के लिए सामने वाले से बड़ी लकीर आप कैसे खींच सकते हैं, और संयोग से भारत के इस पॉलिटिकल इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हिस्सा इस वक्त उस सिस्टम के हाथ में है जिस सिस्टम को, इस लोकतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास के साथ पूरा करवाना है। लेकिन इतना तनाव और तनाव के बीच अधिकारियों की बड़ी भूमिका, उस भूमिका के तहत चुनाव आयोग की चुप्पी, खामोशी या सब ठीक ठाक है यह कहने की सोच, विपक्ष का लगातार आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में खड़ा करना और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दृश्यानुसार तमाम अधिकारियों का काम जो हो रहा है और उन पर कोई आंच ना आए, यह बात अब छुपी ही नहीं है।
यानी भारत के लोकतांत्रिक परिस्थिति में चुनाव और चुनाव के जरिए लोकतंत्र को जीने की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल इसलिए एसिड टेस्ट है क्योंकि एक लिहाज से यह आखिरी जगह है जहां पर जनता का संघर्ष, उसकी अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीके जिस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चलते चले आए, और इस दौर में बीते 10 वर्षों में केंद्र ने जो हर राज्य के भीतर इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेकर तमाम अधिकारियों को जीना सिखलाया कि कैसे साथ खड़े होकर वो हंसी खुशी जी सकते हैं, टकराव इन्हीं दोनों के बीच का है और राजनीति मुस्कुरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।